कि किसी पार्टी को बैन करने के हवाले से फैसला, उसके अगेंस्ट जो अपील लाई करनी चाहिए, दैट कैन बी लाई बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की वर्किंग एक सूबे तक महदूद नहीं, और एट द सेम टाइम इलेक्शन कमीशन के जो फैसले की इन्फोर्समेंट है वो भी किसी एक सूबे तक नहीं, बल्कि ये वफाकी सतह पर है, पाकिस्तान के तमाम सूबों पर इसका नफाज होता है। लिहाजा पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था, जब ये फैसला दिया गया उस वक्त भी हम इसके लीगल मेरिट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा तो जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट का बाकी नजवी साहब का जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रात को अदालत खोली और जस्टिस सादी फायजी सर ने स्ट्राइक दोनों नलीफाई किया और कहा कि आज से तरीकों इंतखाबात होंगे। इस फैसले के अंदर भी बल्ले के निशान के हवाले से बहुत सारी रिजर्वेशन थी, और मेरा यही एंटिसिपेट और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद ये चीजें भी जो है इनको भी नलीफाई स्ट्राइक देंगे। ये जब भी इंजेक्शन दिया जाता है, ये स्टे ऑर्डर दिया जाता है, ये टेम्पररी रिलीज दिया जाता है फॉर टाइम बिंग, किसी शख्स को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, नेचुरल पर्सन को या आर्टिफिशियल पर्सन को इररिपेयरेबल लॉस या डैमेज ना हो, जिसका अजाला या तलाशी करना बाद में किसी भी सूरत मुमकिन ना हो। तो ये वक्ती तौर पे एक रिलीज दे दिया गया था। उसके बाद मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने जो इस्तदा की थी कि इसको खत्म कर दिया जाए। अब वो पहले वाला जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था बल्ले के निशान के हवाले से, वो इनफेक्टेड हो चुका है, वो इनफील हो चुका है, और जो 22 दिसंबर का था उसको जो है वो स्टे ऑर्डर जो है वो वकेट हो चुका है। तो इस वक्त जो इसकी लीगल पोजीशन है, उसके बाद पीटीआई जो है अगेन जो है दे आर इन ब्लड एंड दे आर इनटू हॉट वाटर्स, और उनके लिए फिर से एक बड़ा मुश्किल इम्तिहान, ये कठिन इम्तिहान जो है वो। अच्छा बैरिस्टर साहब, जिस तरीके से आपने शुरू में जिक्र किया कि ये लीगल पोजीशन अगर देखी जाए तो ये एक सूबाई अदालत नहीं सुन सकती थी, इसके बावजूद बैरिस्टर गौहर और काजी अनवर साहब ने जिस तरीके से पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया, आपको क्या लगता है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे या फिर इससे पहले ही उनको आना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तगादा खटखटाना चाहिए था। देखिए तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो पेशावर हाई कोर्ट या पंजाब के लाहौर हाई कोर्ट। नहीं बैरिस्टर साहब, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो बैरिस्टर हैं और वो जानते हैं कि सूबाई सतह पर इस मसले को नहीं देखा जा सकता, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला है, तो फिर वो उस सूबाई कोर्ट में क्यों गए? वो बैरिस्टर थे तो उनको वो सारे लवाजमात तो पूरे करने चाहिए थे जो इलेक्शन कमीशन ने उनसे रिक्वायर किए थे। क्यों उन्होंने अपनी पार्टी डिसॉल्व करवा दी, बल्ले का निशाना खराब करवा दिया? मैं ये समझता हूँ कि अगर उनकी पार्टी की पॉलिसी का अगर प्लस जो इंतखाबात इलेक्शन करवाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने उनको एक वक्त दिया था, एक एक्सपीरियंस टाइम दिया था, उसके अंदर वो अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज ही अनफॉर्चुनेटली पूरी नहीं कर सके। देखिए हमारे मुल्क में अगर आपने ओवरराइड या ओवरलुक किसी चीज को करना हो तो किसी की बड़ी से बड़ी चीजों को भी ओवरलुक ओवरराइड कर देते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल। ठीक है, बैरिस्टर वक्कास सबरी साहब हमारे साथ रहेगा। कमर दिलशाद साहब जो कि इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। सर आपके कीमती वक्त का भेज चुके हैं, बताइएगा पीटीआई के पास अब क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो बहाल कर दिया गया है। इस फैसले के बहाल होने के बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का 22 दिसंबर का फैसला उन्होंने तस्लीम कर लिया है, उसको कानूनी और आईनी करार दे दिया है। इसकी रोशनी में तहरीक इंसाफ कौमी धारे से बाहर निकल गई। अब उसकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक। तो अब जितने भी उम्मीदवार हैं वो आइंदा इंतखाब में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, और आज़ाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ के वो सिंबल दिए जाते हैं, डरने का नजर देगा। और आइंदा जो इसी में इलेक्शन के फौरन बाद जो ख्वातीन की नशिस्तों का तयन करना है, जो 200 सीटें बनती है सूबाई और कौमी असम्बली की, उससे भी तहरीक इंसाफ महरूम हो गई। और साथ साथ जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है मार्च के पहले हफ्ते में, उस सेनेट की सीटें हैं 52 कॉमन सीटें, वहां से भी उनको जो है वो भी उसके धारे से भी निकल गई। अब ये एक इलाकाई जमात बन के रह गई है जिसके के इंतखाबी तारीख में इसकी कोई हैसियत नहीं होती। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और इनको आइंदा इंतखाबात में नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। अच्छा कुंवर साहब, अब उनके पास हम जिस तरीके से ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेड है। आज का फैसला आने के बाद और 22 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल किए जाने के बाद आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर जाया जाए तो कुछ हो सकता है? हाँ, इसमें एक इनके पास 2 ऑप्शन मौजूद है अभी भी, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने भी बहुत जल्द उन्होंने फैसला किया, इलेक्शन कमीशन के वकील को नहीं सुना, उसे भी सिंगल बेंच को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन अब वो सिंगल बेंच की रिक्वेस्ट पर जो डिवीजन बेंच बन रहा है 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को जो डिवीजन बेंच होगा वो फैसला पर ये बहुत अहमियत का हामिल होगा। अगर वो फैसला भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ गया
तो फिर तहरीक इंसाफ के पास एक ही ऑप्शन है और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर करने का। तो वो अपील दायर करने पड़ेगा। ये सारे मामला 13 जनवरी से पहले पहले करने पड़ेंगे, क्योंकि 13 जनवरी को उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर ने पार्टियों को या आजाद उम्मीदवारों को सिग्नल देना है और 15 जनवरी को ये तमाम जो है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हातमी लिस्ट जारी करने के बाद प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन में बैलेट की प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। सही। अच्छा कुंवर साहब, एज ए स्टूडेंट जानना चाहेंगे ये 9 जनवरी का डिविजनल बेंच ये कहां से ताल्लुक रखता है, और इसकी समाअत 9 जनवरी को होनी है तो उसमें इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के लोग दोनों पहुंचेंगे? हाँ, उसमें जो 9 जनवरी को जो डिवीजन बेंच है उसमें इलेक्शन कमीशन के भी वकूल पेश होंगे और तहरीक इंसाफ के भी वकूल लाजिम पेश होंगे, और अटॉर्नी जनरल को पेश हो या उनका एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हो। बड़ा इम्पोर्टेंट फैसला है 9 जनवरी को भी। अब हाई कोर्ट पेशावर ने देखना है, लेकिन ये भी तो आज जो फैसला है यार, ये भी तो पेशावर हाई कोर्ट के 2 डिवीजन बेंच ने फैसला किया ना। उन्होंने बहाल कर दिया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के 22 दिसंबर के फैसले को। ये तो नजरसानी की दरखास्त थी। आपको नजरसानी की दरखास्त पर जो है वो क्लाइंट को फायदा नहीं पहुंचता होता है, तो वही फैसला होता है जो सिंगल बेंच करता है। लेकिन तो उन्होंने अपनी रवायत से हटकर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हक में फैसला दे दिया है, तो ये इसी का असर जनरली को ही पड़ेगा। बाद में बहरहाल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का एक अपना एक तरीकाकार है और अपना उनका विजन है, विजडम है, और सिंगल बेंच तो नहीं बैठेगा, वो तो एक लार्जर बेंच बैठेगा। तो वो इस लार्जर बेंच नहीं बैठेगा कि 2 जजों को ये बेंच है, वो 3 जजों का बेंच बैठेगा। वो फैसला करेगा आया ये तमाम फैसले दुरुस्त है या गलत है, आईनी है गैर आईनी है, जो भी है। वो आखिरी उम्मीद जो है, आखिरी किरण जो है तहरीक इंसाफ को, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है और 9 जनवरी को भी है। 9 जनवरी को भी पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का फैसला ही बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है कमर साहब, ये बताइएगा कि जिन उम्मीदवारों ने पीटीआई की जानिब से इंतखाबात के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, तो क्या वो ऑटोमेटिकली आजाद उम्मीदवार तस्वर किए जाएंगे? जी कुंवर साहब। कुंवर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। बैरिस्टर वक़ास अब्रेज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ास साहब बताइएगा कि क्या पीटीआई के जितने भी उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, तो क्या वो ऑटोमेटिकली वो आजाद उम्मीदवार तस्वर होंगे? बिल्कुल जी, उनके पास जो पार्टी का सिंबल था वही वापस ले लिया गया, और जब 22 दिसंबर का फैसला इंटेक्टेड हो जाता है दोबारा और ये जो स्टे ऑर्डर था ये वकेट हो गया, तो उसके बाद वो तमाम की तमाम चीजें रीस्टोर हो चुकी हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मद्देनजर रखते हुए की गई थी। लिहाजा ये इंडिपेंडेंट एक आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है मैदान में उतर सकते हैं। अदरवाइज इनके पास अभी कोई सिंबल मौजूद नहीं है। तो मैं ही समझता हूँ कि इस वक्त जो कमल दिशाह साहब ने भी बात की वो दुरुस्त बात है, लेकिन मैं अपनी पहली बात को दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, आपको वो सुधार करना चाहूँगा कि अगर ये चाहते थे कि इनको जुडिशियसली, पार्टी और सोशियसली जो है इंसाफ की फराहमी जो है वो मुमकिन हो सके, तो इनको चाहिए था कि वो फर्स्ट इंस्टांस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाते, क्योंकि इससे पहले मैं आपको ये चीज एग्जाम्पल देके कोर्ट कर चुका हूँ कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला उस पर सुप्रीम कोर्ट बरहम हुई थी कि जब हमने इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये सारी चीजें डिसाइड कर दी थी, तो आप क्यों जाके किसी एक मुल्क एक सूबे के हाई कोर्ट में जाके आप दोबारा वहाँ पे पेश हुए। तो ये चीजें जो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली लिंक करती हैं, 8 फरवरी के इंतखाबात से लिंक करती हैं, तो वो तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डिसाइड डिटरमिन। बिल्कुल बैरिस्टर साहब, जिस बात की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, देखा जाए तो यहाँ पर टाइम लिमिटेशन बहुत ज्यादा है। अब टाइम का गेम है पूरा, अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये पेशावर हाई कोर्ट में टाइम वेस्ट करने के बजाय डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। आपकी ये तजवीज़ है। दूसरा ये जानना चाहेंगे, अब तो ये चीज हो गई, इसके बाद अब कितना टाइम मजीद दरकार होगा आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट में? इससे पहले मामलात हल हो जाएंगे कि जब टाइम लिमिट खत्म हो जाए? देखिए जी, 4th वीक वो जा सकते हैं, इसकी टेस्टेड कॉपीज लें और लेके दे कैन अप्लाई एंड दे कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और मेरे ख्याल में अगर वो वहाँ पे जाएं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि एक बड़ी अदालत है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। लेकिन बैरिस्टर साहब, इसमें दरमियान में 9 जनवरी के डिविजनल बेंच के हवाले से भी बात कर रहे थे कुंवर साहब। एक डिस्क्रिशनरी इख्तियार है, अगर वो चाहें तो वो डिविजनल बेंच की तरफ जा सकते हैं, अगर वो चाहें तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकते हैं। क्योंकि इनके पास वक्त नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि डिविजनल बेंच की तरफ, डीबी की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इनको कोशिश करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएं, और चूंकि इनके पास बड़ा एक महदूद सा लिमिटेड टाइम फ्रेम है, अगर वो टाइम गुजर गया तो उसके बाद इनकी पार्टी इस कौमी धारे से या ये जो इस वक्त इलेक्शन होने जा रहे हैं इससे बाहर निकल जाएगी। तो अगर
आपने एक्सपीडिशियसली चीजों को डिसाइड करवाना, एजुडिकेट करवाना, देन यू हैव टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यही इनके पास एक ऑप्शन है, अदरवाइज फिर क्या फायदा जब चिड़ियां चुगी खेत, वो वक्त गुजर जाएगा और फिर ये शायद कभी अफसोस मरने के अलावा इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। पहले भी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाते तो चीजें बेहतर तरीके से डिसाइड हो सकती थी, एवेल्युएट हो सकती थी और शायद इनके हाथ में कोई बेहतर चीज आ जाती कि। बैरिस्टर वकास साहब हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है कैसर इमाम, सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है। कैसर साहब आपकी कीमती वक्त दे चुके हैं, बताइएगा पीटीआई अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो उसके पास क्या ऑप्शंस मौजूद है, क्या फैसला एक्सपेक्ट किया जा सकता है वहां से? एक्चुअली पीटीआई ने जो प्रेफर किया पेशावर हाई कोर्ट जाना, सबसे पहले तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था कि हाई कोर्ट में जब आप सिंगल बेंच में रिट पिटीशन में जाते हैं, उसको चैलेंज करते हैं, तो आप एक इलीगैलिटी को रिकॉर्ड पर लेके आते हैं। अभी उसके बाद जो है वो पीटीआई के पास दोनों चांसेस हैं, दोनों ऑप्शन हैं वैसे बाय लॉ। एक तो ये है कि वो लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस है 1972 का, उसके सेक्शन 3 के मुताबिक एक आईसीए फाइल कर दें, जिसको हम इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं, हाई कोर्ट के सामने ही। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, सीपीएलए फाइल करें। लेकिन दोनों लिहाज से ये देखना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के एक दो फैसले ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आप हाई कोर्ट को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो उन चीजों को जस्टिफाई करने के बाद ही ये सुप्रीम कोर्ट में मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन डिसाइड होगा। लेकिन मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है, बैरिस्टर साहब की तरह बिल्कुल आई एग्री विद हिम, कि कोई ऐसा लंबा टाइम नहीं है कि जिसमें सारे लोग मिलके बैठें और फिर डिसाइड करें, और फिर ये बड़ा स्पीडी किस्म का उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्या रेमेडी जो है वो अवेल करते हैं। फिर उन्हें साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने एक फैसला किया था कि अगर आप गलत फोरम जो है उसमें चले जाते हैं और गलत फोरम में चीज जो है वो हियरिंग होती है, और हियरिंग होने के बाद ये फैसला किया जाता है कि नहीं ये फोरम दुरुस्त नहीं है जिसमें आप आए हैं, तो उस दौरान जितना टाइम कंज्यूम हुआ होगा वो लिमिटेशन दूसरे राइट फोरम के वाले से हिट करेगी। तो ये भी देखना पड़ेगा कि इनके पास जो लिमिटेशन का टाइम है वो भी ना गुजरे और इसी दौरान जो है वो चीज मैनेज हो। अच्छा, कैसा इमाम साहब, अगर आज डिसीजन ले लिया जाता है, यानी कि जैसे ही तहरीरी फैसला उनके हाथ में आता है फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया जाता है, तो फिर कितना वक्त दरकार होगा? ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट पर। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के जो इश्यूज हैं उन्हें बहुत जल्दी जो है वो निपटा रही है और फौरी तौर पर उन चीजों की समाअत हो रही है। और चूंकि ये मामला जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी का एक पॉलिटिकल जो एक निशान है उस हवाले से है, तो मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ ज्यादा इसमें टाइम लगेगा। आई थिंक सो कि अगर ये इसी वीक में फाइल होती है तो फिर ये नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे को इसमें डिसाइड हो जाना है इस मामले में। सही। अच्छा कैसर साहब, लॉ रिफॉर्म्स एक्ट के तहत आपने कहा हाई कोर्ट जाया जा सकता है और दूसरा एक ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट में सीपीएलए के थ्रू जाया ये क्या है, इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज। देखिए, हमारा आइन जो है वो इस हवाले से ये कहता है कि जब आपने किसी भी हाई कोर्ट को उसकी जुरिस्डिक्शन को अपनाया है, वहां पे आपने पिटीशन फाइल की है, तो हाई कोर्ट के अगर एक जज ने उसकी समाअत की है तो फिर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय 1972 में एक कानून आया था जिसके तहत ये कहा गया था कि अगर हाई कोर्ट का एक जज किसी मुकदमे की समाअत करके फैसला करेगा तो उसके खिलाफ उसी हाई कोर्ट में 2 जजेस साहिबान के सामने अपील फाइल हो सकती है। अच्छा। हम उसको लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस कहते हैं और इस जो हक दिया गया है उसमें इसको हम आईसीए कहते हैं या इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं, जो उसी अदालत में दायर होती है। लेकिन अगर इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो आईनी जुरिस्डिक्शन है जिसमें हम 185 के तहत सीपीएलए फाइल करते हैं, जिसको हम कहते हैं सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील। कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहते हैं कि ये नुक्ता ऐसा है कि जिसमें कानूनी मामलात हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट का देखना जरूरी है, लिहाजा इजाजत दी जाए कि इसमें प्रॉपरली अपील जो है वो फाइल की जाए और अपील की समाअत हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता है और मुतलका जो हाई कोर्ट है उसमें भी जाया जा सकता है। ठीक। कैसर इमाम साहब, ये भी बताइएगा कि जब पीटीआई रुजू करती है सुप्रीम कोर्ट से तो वहां पर किस हद तक जो लार्जर बेंच की तादाद होगी, कितने जजेस जो हैं वो उसको केस को सुन सकते हैं, क्या इसके मुतालिक भी बताइएगा। असल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बेंचेस की तकसीम है वो इस तरह से है कि जो आम रूटीन में बेंचेस होते हैं वो 2 जजेस या 3 जजेस के उस पर मुश्तमिल होते हैं, और इससे जो बड़े बेंचेस होते हैं उसके अंदर जब हम चलना शुरू करते हैं तो फिर फुल बेंच आता है जिसमें 3 जजेस होते हैं। फिर उससे जो बड़ा बेंच है उसको हम लार्जर बेंच कहते हैं, और फिर लार्जर बेंच से जो बड़ा बेंच होता है उसे हम फुल कोर्ट कहते हैं,
यानी जितने जज मौजूद हों, अवेलेबल हों सुप्रीम कोर्ट में, वो सारे जब बैठ जाते हैं किसी मामले पे तो वो फुल कोर्ट कहते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था उस हवाले से फुल कोर्ट ने समाअत की थी उस मामले की, सारे जजों ने। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज की समाअत के लिए वो 3 मेंबर का बेंच बनाते हैं, वो 4 मेंबर का बनाते हैं, वो 5 मेंबर का बनाते हैं। ये डिपेंड करेगा कि वो इसको कैसे देखते हैं और कैसा बेंच इसको समाअत करता है। अच्छा कैसर साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, पीटीआई की अब देखा जाए 22 दिसंबर के इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई है, अब इसके उम्मीदवारों को हम आजाद उम्मीदवार समझेंगे, और दूसरी जानिब हम इंतखाबी निशान की बात करें तो वो भी वापस ले लिया गया है। कैसर साहब, अब ये बताइएगा कि पीटीआई के पास अपने नुमाइंदों को खड़ा करने के लिए और अपना निशान लेने के लिए मजीद वहां पर यानी कि इलेक्शन में क्या ऑप्शन होंगे? मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि इस टाइम पीटीआई के पास ना तो इंतखाबी निशान है, ना उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मौजूद है। तो पीटीआई जो है कानूनी तौर पर तो नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूँ, अगर इस हवाले से कोई सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई फैसला आता है और ये चीज़ें रिवर्स होती हैं तो वो अदरवाइज है। लेकिन आज जो है मैं ये समझता हूँ कि वो बंदा कि जिसको यूँ समझें कि सपोर्ट होगी इस जमात के जितने भी लोग हैं उनकी, तो हम उनको एक ख्याली तौर पे ये कहेंगे कि ये पीटीआई के लोग हैं, कानूनी तौर पे उसकी कोई बैकिंग मौजूद नहीं। ठीक है, कैसर इमाम साहब हमारे साथ रहेगा, मुनीज़ जहांगीर एंकर पर्सन है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मुनीज़ साहब ये बताइएगा कि हुक्म इम्तना वापस ले लिया गया, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो बहाल कर दिया गया, इस पर सियासी असरात क्या मुरतब होंगे और इलेक्शन करीब है, क्या समझती हैं आप? देखिए, अभी ये जो मामला है इसका हतमी फैसला तो नहीं हुआ, अभी इसका हतमी फैसला जो है वो होना बाकी है और ये मामला आगे अदालत के अंदर चलेगा। तो जब फाइनल फैसला आएगा तभी हम इसके ऊपर कोई बात कर सकेंगे। मगर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पीटीआई को बैट ना देने का एक सिलसिला जो है वो जारी है। एक हमने देखा है कि बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं वो भी जमहूरियत के तकाजे तो पूरे नहीं करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था वो जमहूरियत के तकाजे पूरे नहीं करता था। मगर एक बैट का सिंबल ले लेना का मतलब ये है कि पीटीआई को जो रिजर्व सीट्स हैं वो भी नहीं मिलेंगी, और जब उनके लोग जीतेंगे तो उनको तोड़ना भी जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है पीटीआई को इलेक्शन में उठाना पड़ेगा और उनका जो नंबर है वो काफी रिड्यूस हो जाएगा। अगर ये इस तरह की प्रैक्टिस प्रेसिडेंट बन जाती है तो आने वाले इंतखाबात में जो भी पॉलिटिकल पार्टी आउट ऑफ फेवर हो जाएगी तो उसके साथ ही यही पैरामीटर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। इसीलिए जो है नाकदीन वो वार्न करते हैं और बार बार कहते हैं कि इतनी आसानी से जो निशान है इंतखाबी निशान वो नहीं लेने नहीं चाहिए। माजी में भी हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी यही कुछ हुआ था, मगर वो सर्वाइव कर गए थे। अब ये देखना बाकी है कि क्या पीटीआई भी सर्वाइव कर सकेगी और किस शक्ल में सर्वाइव करेगी। मगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर उनको बैट का सिंबल नहीं मिलता और इसका भी हतमी फैसला होना है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके अंदर इलेक्शन के अंदर बहुत मुश्किलात का सामना करना। अच्छा मुनीस, एक और चीज़, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल हो गया है, जिसके मुताबिक अब पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे अब वो ऑन ग्राउंड आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किए जाएंगे, उनके इंतखाबी निशान क्या होंगे? देखिए, आज़ाद उम्मीदवार के जो इंतखाबी निशान हैं उनके बारे में तो इलेक्शन कमीशन ने अभी फैसला वो करेंगे कि क्या होंगे या क्या नहीं होंगे। मगर मैं आपको फिर से अभी कह दूं कि अभी ये हतमी फैसला नहीं है। इसके बाद भी ये मामला अदालत के अंदर आगे बढ़ना है। ये पेशावर हाई कोर्ट में ही इसी केस का फैसला होना है और इसका हतमी फैसला अभी तक नहीं हुआ। बहरहाल एक यहाँ पे एक तासुर ये बना हुआ है कि अगर इलेक्शन होनी है तो उसके अंदर पीटीआई को बैट का सिंबल नहीं दिया जाएगा, और अगर बैट का सिंबल नहीं दिया जाएगा तो फिर इन इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवालिया निशान उठ जाएगा। तो मुनीस ये भी जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि अभी ये हम हतमी फैसला नहीं समझ सकते, ये मामला अभी अदालत में चलेगा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन पीटीआई के पास मौजूद है और फैसला आप कह रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट से ही आएगा, तो मतलब ये कुछ समझ नहीं आया।
जी, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन तो है उनके पास, मगर आप ये देख लीजिए ना कि बैट को देने की जो डेट थी वो पहले तो 11 जनवरी की थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मगर अब जी, उसको जी। डिले कर दिया गया है। अच्छा। तो हमने ये भी देखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना रिवाइज इलेक्शन प्रोग्राम है वो कब तक के लिए डिले किया है, और उसके अंदर कब जो है वो पीटीआई को बैट का सिंबल जो है कब किस डेट तक उन्होंने सारी पार्टीज को अपने बैट का सिंबल देना है। तो उससे पहले जो भी अदालती कार्रवाई है उससे पहले पूरी होनी होगी, वो डिविजनल बेंच के अंदर हो, पेशावर हाई कोर्ट की या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो। और जाहिर है पीटीआई को ये हक होगा कि वो जो भी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला होता है उसके खिलाफ वो अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए। ठीक है, मुनीज़ भी आपने कहा कि ये ऑलरेडी डिसाइड कर लिया गया है कि पीटीआई को बैट का निशान नहीं देना, तो ये कौन है, किसने डिसाइड किया? देखिए ना, हम चला सकते हैं को, मगर मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों को ये अच्छी तरीके से मालूम है कि कहाँ से आजकल फैसले हो रहे हैं। इस वक्त जो है इलेक्टेड मुंतखब नुमाइंदे तो पाकिस्तान को नहीं चला रहे, ये तो बात वाज़ेह है। तो ये फैसले जो होते हैं ये अदारों के बाहर से ही हो रहे हैं और ऐसा ही लग रहा है अनफॉर्चुनेटली। मगर एक जो अहम बात है वो यही है कि जो 2 जनवरी का इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान का नोटिफिकेशन आया है उसके मुताबिक 19 जनवरी तक जो है इलेक्शन सिंबल जो है उन्होंने तमाम कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को दे देना है। अच्छा, अब 19 जनवरी से पहले जो है ये फैसला अदालतों ने कर देना है कि क्या पीटीआई को बैट का सिंबल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये मामला पेशावर हाई कोर्ट में चलेगा, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। और अदालतों को मालूम है कि इस वक्त अर्जेंसी किस चीज़ की है और उनको मालूम है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होने हैं, तो अदालतें भी इसको डेली बेसिस के ऊपर सुन के जल्द फैसला कर सकती हैं। मगर नॉनदलेस पीटीआई के पास तो ऑप्शन है कि वो आला अदालतों के अंदर भी, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पेशावर हाई कोर्ट की जो भी फैसला आता है उसकी अपील में जा सकते हैं। सही, ठीक। कैसर इमाम साहब, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा कि अब जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आते हैं, अगर फैसला कुछ और आता है तो आपको क्या लगता है कि फिर एक दफ़ा फिर से निशान, इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे एज अ आज़ाद उम्मीदवार उन तमाम उम्मीदवारों को? जी कैसर साहब, गालिबन कैसर साहब हमारे साथ में मौजूद नहीं है। अच्छा मुनीज़, आपने कहा कि ऑप्शन उनके पास है, पहले हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। आपको नहीं लगता कि अगर टाइम को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम है, तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाना चाहिए? जी, वो तो उनके वकील जो हैं, वकील हर केस की एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हर केस की अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो जाहिर है वो पीटीआई के जो वकील हैं वही इसका सवाल का जवाब दे सकेंगे, मगर शायद वो इतनी जल्द तो इस सवाल का जवाब ना दे सके, क्योंकि उन्होंने पहले फैसला देखना होगा, उसको पढ़ना होगा और फिर उसके मुताबिक एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। मगर जाहिर है कि अगर उनको रिलीफ नहीं मिलती पेशावर हाई कोर्ट से तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो अच्छे वकील होते हैं वो तमाम एवेन्यूज या तमाम जो अपीलेट फॉरम्स होते हैं उनको एग्जॉस्ट करके ही आगे जाते हैं, ताकि जो अपील की जो एक मरला होता है वो उनके पास फराहम हो और वो अपने आप को उससे महरूम ना रखें। ठीक है, मुनीज़ हमारे साथ रहेगा राजा खालिद एडवोकेट है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे गुफ्तगू करते हैं। राजा साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। आज फैसला आया है पेशावर हाई कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो बहाल कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं, पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस हैं? सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो जा सकते हैं, उनके पास ऑप्शन मौजूद है, लेकिन जब मेन पिटीशन वो स्टिल पेंडिंग है पेशावर हाई कोर्ट के सामने, डिवीजन बेंच उसे डिसाइड करेगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो डायरेक्शन दे सकती है कि जो इन्हें वहां से रिलीफ मिल सकता है, डायरेक्शन दे सकती है कि आप पेशावर हाई कोर्ट जाएं और अपनी पिटीशन को डिसाइड करवाएं। हम हाई कोर्ट को डायरेक्शन देते हैं कि इतने दिनों के अंदर वो इस केस का फैसला कर दें। ये ऑप्शन तो इनके पास है, क्योंकि मेन पिटीशन दैट हैज नॉट येट बीन डिसाइडेड। ठीक है। अच्छा, ये चीज, एक और बात जो हम दो बातों को हमने मुनीज़े से भी डिस्कस किया कि एक तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से बात आई थी कि उससे मुतमईन नहीं थे इलेक्शन कमीशन, और दूसरी जानिब इंतखाबी निशान। क्या ये इंट्रा पार्टी के इंतखाबात से मशरूत होता है इंतखाबी निशान?
जी बिल्कुल, ये देखिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप अगर इन अकॉर्डेंस विद दी लॉ नहीं करवाते, इन अकॉर्डेंस विद इलेक्शन एक्ट 2017 नहीं करवाते, जैसा कि 2022 के आगाज से इलेक्शन कमीशन बार बार मुतनब्बे कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के वो सर्टिफिकेट हमें दें, विद इन 7 डेज सर्टिफिकेट देना होता है और ये बताना होता है कि हमने फलां ओहदे के लिए फलां को हमारी पार्टी ने मुंतखब किया। वो लोकल लेवल से लेके सेंट्रल लेवल तक जितने भी ओहदेदारान होते हैं उनकी लिस्ट देना होती है कि अनअपोज्ड हुए या वो मुकाबला करके जीत के तो पार्टी के ऑफिस बेरर्स इलेक्ट हुए हैं, लेकिन इन्होंने उससे दरखोरे इतरा नहीं समझा, उस पर तवज्जो नहीं दी। तो फिर जब जो इलेक्शन कमीशन ने जब सख्ती से उन्हें कहा कि इतने दिनों के अंदर आपने इलेक्शन करवाने ही है, तो जब वो इलेक्शन करवाए गए तो तमाशा पूरी कौम ने देखा कि इस्लामाबाद के एक पार्क में चंद कुर्सियां लगी हुई थी, वो भी खाली थी, तो वहां पे ये शो किया गया कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिए गए। बता नहीं सके कि हमारा इलेक्टोरल कॉलेज कौन सा था, फहरिस्तें नहीं दिखा सके कि ये हमारे मेंबर्स की फहरिस्तें हैं जो जिन्होंने वोट करना है। फिर इसी तरह जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी वो ये कि जो लोग लेट्स सपोज के अकबर बाबर साहब वो गए अपना नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए, तो उन्हें पेपर नहीं दिए गए, तो जेल से इमरान खान साहब ने जिन लोगों को नामजद किया तो वो ऐसे प्रिटेंड किया गया कि वो लोग इलेक्ट हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फला था, लैकूना था और वायलेशन थी इलेक्शन एक्ट की, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ फैसला दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने एक टेम्पररी रिलीफ इन्हें दिया था जिसपे बड़ी बगलें बजाई गई, और लेकिन आज उन्होंने जो टेम्पररी रिलीफ ग्रांट किया था वो वापस ले लिया। तो इसके इंटरम ऑर्डर के खिलाफ अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते भी हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल में इस पे कोई फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेगी। वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन तो दे सकती है कि आप जाएं हाई कोर्ट से ये डिसाइड करवाएं, आपकी मेन पिटीशन दैट इज स्टिल पेंडिंग बिफोर द पेशावर हाई कोर्ट, लेट इट बी डिसाइडेड फर्स्ट। ठीक है, खालिद साहब ये बताइएगा कि आज उनके वकील ने, पीटीआई के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात नहीं कि किसी पार्टी का निशान ले, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2013 के और 2018 के इलेक्शन भी हमने बैट के साथ ही लड़ा है। क्या कहेंगे सवाल से भी आप? नहीं, बैट के साथ लड़ा था, लेकिन ये इलेक्शन एक्ट में वाजे लिखा हुआ है, पता नहीं वो किस तरह की बात कर रहे हैं, वाजे लिखा हुआ है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, और उसका जो सेक्शन 208 है, 209 है, 210 है, बड़ी सराहत के साथ ये वजाहत करती हैं कि अगर आप इलेक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं करवाएंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वो कॉन्सिक्वेंसेस आज वो फेस कर रहे हैं। कोई भी पार्टी जिसके पास कई सालों से, कई दहाइयों से, वो चाहे पीएमएलएन है या पीपल्स पार्टी, जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के तो कानून के मुताबिक वहां पे सर्टिफिकेट नहीं देती तो उनके साथ भी ऐसे ही हो सकता है। तो ये मेरे उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई या कोई गलत एक्शन नहीं था, गलत एक्ट नहीं था इलेक्शन कमीशन का। अगर होता तो पेशावर हाई कोर्ट आज ये फैसला ना करता। अच्छा, दो बातें सामने आ रही हैं। एक कहा जा रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए था क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, किसी एक सूबे के हाई कोर्ट से रुजू नहीं करना चाहिए था। जबकि दूसरी जानिब जिस तरह मुनीज़ ने जिक्र किया कि थ्रू प्रॉपर चैनल तमाम फोरम्स को यूज करते हुए आना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि इतने कम टाइम में अब फिर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाना और फिर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि पेशावर हाई कोर्ट इसका डिसीजन देगा, तो टाइम बहुत ज्यादा नहीं लग जाएगा इसमें?